नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं आपको भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना और उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि गैर कांग्रेस, गैर भारतीय जनता पार्टी के बीच संतुलन बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 तक रोकने की रणनीति क्या है केसीआर की। क्या कारण है कि जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे होंगे उस समय तेलंगाना में एक बड़ी रैली चल रही होगी और सारे विपक्ष के नेता उसमें मौजूद होंगे। क्या है इसके पीछे की स्टोरी, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद हैदराबाद और तेलंगाना में काफ़ी दिन बिता के आया हूँ। तो पूरी कहानी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ जनता से संवाद किया, वहाँ के पत्रकारों से संवाद किया और ग्राउंड पे जाके मैंने वहाँ पे बातचीत करी। मैं लगभग 10 दिन बाद आज अपने ऑफिस में लौटा हूँ। लगातार मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाऊँ, देखूं कि तस्वीर क्या है। पिछले दिनों दिल्ली रहा, आपने देखा रवीश जी का, अवसार जी का, इन सबके इंटरव्यू किए मैंने। फिर मैं कर्नाटक चला गया था। कर्नाटक में मैंने कई सारे ग्राउंड लेवल पे काम किया। मैं कल परसों में वो सब रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। और लौटते समय एक दुर्घटना हो गई, बेंगलुरु एयरपोर्ट पे मेरा फ़ोन छूट गया। 2 फ़ोन थे, फ़ोन छूट गया। तो फिर मैं फ़्लाइट पे जब बैठने लगा तो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने मैसेज किया। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी का और वहाँ के ऑफिसर्स का कि मैं जब उतरा लखनऊ तब तक वहाँ से मैसेज आ गया कि मेरा फ़ोन सुरक्षित है, कल वो लोग भिजवाएंगे। तो मुझे लगा वीडियो के माध्यम से बेंगलोरी के उन सब ऑफिसर्स को मैं थैंक यू बोल दूँ जिन्होंने फ़ोन भिजवाया। अब मैं आता हूँ आज के मुख्य मुद्दे पर। क्या रणनीति बन रही है तेलंगाना में, क्या खेल करना चाहते हैं केसीआर। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, देश के तमाम नेताओं से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तमाम लोगों की रणनीति, राजनीति मैंने बहुत करीब से रह के देखी, बड़े बड़े देश के नेताओं के संग मैंने उनके पास रह के देखी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस उम्र में केसीआर का जो प्लान है, केसीआर की जो राजनीति है, वो सच में बिल्कुल अलग एंगल की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत राष्ट्र समिति, आप चौंकेंगे, अभी अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या और शायद उससे थोड़ा पहले, केसीआर ने जो अपनी क्षेत्रीय पार्टी थी उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। और मैं उस दिन दिल्ली में था, उनके दफ्तर का, जिस दिन दिल्ली में ऑफिस में उद्घाटन था, मैं देखने गया था रणनीति क्या है, क्या प्लानिंग है। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने उस दिन दिल्ली में उद्घाटन किया। एक हम लोगों ने वीडियो बनाया भी था, अखिलेश यादव, कुमार स्वामी, तमाम लोग वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय पार्टी बनाई है उसके तहत राव साहब हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर खम्मम में एक बड़ी रैली कर रहे होंगे इस समय, जिस समय आप ये सुन रहे हैं। इस रैली में समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और सीपीआई के नेता डी राजा भाग ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चूंकि मैं ये वीडियो पहले बोल रहा हूँ, कुछ देर बाद वो लोग पहुँचेंगे, आप सुन रहे होंगे, तो वो लोग उस रैली में भाग लेने की सूचना उनको तेलंगाना में मिल गई है और राज्य सरकार ने उनके आने का सारी व्यवस्थाएं की हैं। पॉलिटिकल सर्किट में इसे तीसरे मोर्चे की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। और वैसे भी भारत की राजनीति में ताकतवर सत्ता के खिलाफ गोलबंदी को अंजाम तक पहुंचाने में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। याद कीजिए वो दौर जब 414 सीटों वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह का बोफोर्स अभियान चल रहा था। तब भी उस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए बिसात बिछाने का काम हैदराबाद में बैठकर राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष एनटी रामाराव ही कर रहे थे। तब बंटवारा नहीं हुआ था, आंध्र ही था वहाँ, तेलंगाना तब बना नहीं था। तब भी सत्ता के खिलाफ 2 मोर्चे ही बने थे, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, जिसे हम रामो बामो कहते हैं, और दूसरा आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अकाली दल का मोर्चा। हालांकि तब दोनों विपक्षी मोर्चा के बीच पर्दे के पीछे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था। देखिए, राजनीति में यही खेल होते हैं, नेताओं का एक दूसरे से तालमेल, नेताओं की रणनीति, कहाँ सामने आके लड़ना है, कहाँ पीठ पीछे लड़ना है, कहाँ गठबंधन करना, यही खेल होता है। इस स्ट्रेटजी का मतलब एक दूसरे की मजबूत सीटों पर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के वोट काटने वाला कैंडिडेट देने की रणनीति। गजब प्लानिंग हुई थी। यह रणनीति कामयाब भी हो गई जब 1989 के लोकसभा चुनावों में इस स्ट्रेटेजिक अलायंस ने 289 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। बहरहाल आज के दौर में लौटते हैं। सब जानते हैं कि केसीआर प्रधानमंत्री और उनके जितने मित्र हैं उनसे बहुत परेशान हैं। वो उनके खिलाफ खुलकर बोलते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं।
तेलंगाना से बाहर जाकर भी उन्होंने गैर भाजपा दलों की मजबूती के लिए काफ़ी काम किया है और प्रधानमंत्री पे इतना तीखा हमला शायद ही देश में किसी नेता ने किया हो। याद कीजिए पिछले साल की वो घटना जब चार्टेड प्लेन से तेजस्वी यादव को हैदराबाद उन्होंने बुलाया था और बुलाकर चर्चा की थी। केसीआर की और तेजस्वी की बंद कमरे में कई घंटों बैठक हुई थी जिसमें सिर्फ ये दो नेता थे और उसके कुछ महीनों बाद हम सब ने चाचा भतीजे का पुनर्मिलन भी देख लिया था। मतलब नीतीश और तेजस्वी एक जगह पे आ गए थे और पीछे केसीआर की रणनीति थी। और फिर केसीआर भी पटना गए। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का कुर्ता खींचकर बिठाने वाली वीडियो पूरे देश में वायरल हो गई कि बैठो भाई बैठो, पत्रकार पूछ रहे हैं जवाब देने दो। और ये केसीआर की बड़ी खासियत है, कोई पत्रकार उनसे मिले, कोई सवाल करे, केसीआर आराम से तसल्ली से बैठ के आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इतना ही नहीं, केसीआर ने ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा और लेफ्ट के नेताओं के साथ भी लगातार मुलाकातें की। मोटे तौर पर कह सकती हैं कि केसीआर शरद पवार की उस रणनीति के ज़्यादा करीब दिख रहे थे कि राज दर राज बीजेपी को मजबूत टक्कर दी जाए। यह रणनीति थी। शरद पवार ने भी कहा था हम लोग एक मोर्चा बनाए, उससे बेहतर है कि हर राज्य का एक अलग अलायंस हो और अलायंस ये हो कि वो जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत हो उसको मोर्चा उसको खुले तौर पे छूट देनी चाहिए कि वो ज़्यादा बहुमत के साथ चुनाव लड़े। इसी रणनीति को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और बिहार में महागठबंधन के तहत हम लोग देख रहे हैं। केसीआर को इस बात की भी दाद दी जानी चाहिए कि उनके राज्य में 4 लोकसभा सीटें और 20% वोट हासिल करने वाली बीजेपी अब तीसरे पायदान पर जाती प्रतीत हो रही है। वहां मुख्य मुकाबला भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस की भी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। कुछ महीने पहले उपचुनाव हुए थे तो वहां के उसके कैंडिडेट की लगभग जमानत जब्त होने वाली स्थिति आ गई थी। ये सब इसलिए हो रहा है कि तेलंगाना की पुलिस को कांग्रेस के रणनीतिकारों के यहाँ हैदराबाद से बंगलौर तक छापामारी करने और लैपटॉप जब्त करने की नौबत आई। हम सब ने वो कहानी देखी है। मगर फिर भी जमीनी सच्चाई बयां करें तो कांग्रेस से टक्कर के बावजूद भारत राष्ट्र समिति काफ़ी आगे दिख रही है। केसीआर नाराज भी हैं। राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कह दिया था कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है, तो केसीआर गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा था हम बी टीम हैं, हम यहाँ कांग्रेस से मोर्चा ले रहे हैं, बीजेपी से ले रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। और जिस दिन इसी घेराबंदी के चक्कर में कविता, उनकी बेटी जो एमएलसी भी है, उनको घेराबंदी की गई, हम सब ने देखा था। सीबीआई ने क्या पूछताछ के लिए सम्मन भेजा और जब सीबीआई की जिस टीम थी वो पहुंची थी वहाँ पे कविता से बात करने के लिए, मैं उस समय कविता के घर के बाहर था, हैदराबाद में था, और मैंने वहाँ कविता के घर के बाहर खड़े होकर पूरी कहानी भी आपको बताई थी। ऊपर वीडियो का लिंक भी आप लोग देख रहे होंगे, देख सकते हैं उस दिन सीबीआई ने कविता से किस तरह पूछताछ की थी। केसीआर का जो मौजूदा हालात है, मैं रहने वहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत अलग अलग लोगों से बात करी। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल केसीआर को दूर दूर तक कोई मुकाबले में नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस भी बहुत पीछे नज़र आ रही है केसीआर से। तेलंगाना वालों को बीजेपी से ये डर भी सता रहा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में 50 खोके एकदम ओके वाली सरकार के बनते ही वहाँ के 4 प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कर दिए गए, करोड़ों के प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिए गए। हैदराबाद कि मैं आज के दौर में जो बंगलौर के बड़ी इंडस्ट्री थी वो उठ के आ गई। आईटी सिटी, आईटी हब। केसीआर के बेटा है केटीआर, बहुत पढ़ा लिखा नौजवान नेता है, उसने तस्वीर बदल दी है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, सारी बड़ी इंडस्ट्री हैदराबाद में है। एक बेंगलोर के मुकाबले में हैदराबाद बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। तेलंगाना के लोगों को डर है कि जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ जब शिंदे सरकार आई और बड़े उद्योग इंडस्ट्री उठ के गुजरात में चली गई, तो कहीं अगर तेलंगाना में ये हो गया तो तेलंगाना और हैदराबाद की भी बड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है गुजरात या कहीं और। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर वहाँ के लोगों के मन में डर है। अब बात केसीआर के ड्रीम यानी तीसरे मोर्चे की, तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि खुद केसीआर ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी प्राथमिकता तो तीसरे मोर्चे की है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से किसी एक के साथ जाने की विवशता के हालात खड़े होते हैं तो वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। वैसे केसीआर मनमोहन सिंह की यूपीए 1 सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसलिए विपक्षी एकता को तोड़ने का उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता।
इसलिए भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यदि वो तेलंगाना में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की सोचते तो उससे राज्य में विपक्ष का पूरा स्पेस भारतीय जनता पार्टी को खुले मैदान की तरह मिल जाता और इससे उनके राज्य में विपक्ष को घाटा ही उठाना पड़ता। लिहाजा अपने राज्य में केसीआर राजनीतिक रूप से इस मामले में सही नजर आ रहे हैं। मगर सवाल यह कि जो लेफ्ट पार्टियां केसीआर के साथ खम्मम में मंच साझा कर रही हैं उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। वो कहानी भी मैं आज आपको सुनाता हूं। दिलचस्प इसलिए क्योंकि बंगाल और त्रिपुरा में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई है। अब यहीं केसीआर की रणनीति सबको समझ आ जाएगी। याद कीजिए केरल का पिछले विधानसभा चुनाव को मेट्रोमैन श्रीधरन और क्रिकेटर श्रीसंत के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में घुसने की भरपूर कोशिशें की थी। आपको याद होगा केरल में संघ के कार्यालय पे हमले, हिंदुत्व का तड़का, कोई कोशिश नहीं की गई थी केरल में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने की। लेकिन वहां पे ना तो सत्ता पक्ष का स्पेस खाली था और ना विपक्ष का स्पेस खाली था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को केरल में कोई मौका नहीं मिल सका, केरल में बीजेपी की एंट्री नहीं हो सकी। अब लगभग यही काम केसीआर तेलंगाना में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केसीआर कम्युनिस्टों को मंदिर ले जा पाएंगे? केसीआर बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, बेहद पूजा पाठ करते हैं। तेलंगाना में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, कोई ऐसा गांव होगा जहां मंदिर ना हो। ब्राह्मण बहुत कम संख्या में है, लेकिन सरकारी खर्चे पे ब्राह्मणों को, पुजारियों को तनख्वाह दी जाती है। हर गांव में मंदिर है। और जब मैं एक कार्यक्रम में था, एक कलेक्ट्रेट का उद्घाटन हो रहा था, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा सा लगा। वो तस्वीरें मेरे मन में, जहन में बस गई थी। मैंने जब उद्घाटन करने के उस जगह पे गया तो पहले वहाँ कई सारे ब्राह्मण पूजा कर रहे थे। तो मेरे मन में आया भी कि एक मुख्यमंत्री को एक तरह के एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ पूजा हो रही है कि दूसरे कम्युनिटी में क्या असर जाएगा। 15 मिनट बाद मैंने नज़ारा देखा, चर्च के पादरी आए और उसी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी प्रभु यीशु से प्रार्थना शुरू करी। थोड़ी देर बाद सिख कम्युनिटी के लोग आए, उसी कमरे में उन्होंने पूजा करी और फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, उन्होंने दुआ मांगी। अल्लाह तेलंगाना में और बिलखुसूस सारे हिंदुस्तान में इसके ज़रिए से अल्लाह सारी आवाम को भलाई पहुँचा। अल्लाह उनके घरानों पर रहम फरमा, तमाम कायदीन को सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा, उनके ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह इस दुआ को अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये राजनीति केसीआर की है कि केसीआर वहाँ पे बीजेपी को कोई मौका नहीं देखते। हिंदू और मुसलमानों के लिए बराबर बराबर काम तेलंगाना में हो रहा है। अब केसीआर कल कम्युनिस्टों को अपने फेवरेट मंदिर में ले जा पाएंगे, ये बड़ी सवाल है, क्योंकि कम्युनिस्ट तो पूजा पाठ करते नहीं हैं, मंदिर मानते नहीं हैं और ना मंदिर मस्जिद जाते हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि के चंद्रशेखर राव और अन्य नेता बुधवार को खम्मम जाने से पहले हैदराबाद के समीप यदाद्री में भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर जाएंगे, जिसका राव सरकार ने व्यापक स्तर पर पुनरुद्धार किया है। मैं इस मंदिर में गया था और मैं शायद ये कहने में मुझे बड़ा संकोच भी नहीं होगा कि अद्भुत मंदिर है। आप में से जो मेरे दर्शक हैं कभी गए हैदराबाद तो देख कर आइएगा, कोई सीमेंट, कोई रेते का इस्तेमाल नहीं किया गया, मिट्टी पे पूरा एक मंदिर बनाएगा। शायद 1,500 करोड़ से ज़्यादा सरकार के खर्चे पे किया गया है। अद्भुत मंदिर बनाया है वहाँ पे भगवान का, और उसके आसपास का क्षेत्र इतना डेवलप किया, वहाँ हजारों सैलानी रोज आ रहे हैं। तो ये मंदिर सरकार के बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में था। बहुत अद्भुत मंदिर बनाया। मैं गया वहाँ पे, वो जो मूर्ति थी वहाँ पे, जो पूरा एक स्ट्रक्चर था वो बहुत शानदार था। तो ये केसीआर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब बीआरएस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने ये कहा कि हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में ये नेता तेलंगाना सरकार के नेत्र जांच कार्यक्रम क्रांति वेलुगु के सहारे दूसरे चरण के उद्घाटन में शामिल होंगे। खैर, पिनरई विजयन केरल के सीएम और डी राजा मंदिर भले न जाए, रैली में तो जाएंगे ही। यानी वाम मोर्चे का फिलहाल एक पैर यूपी में तो एक पैर तीसरे मोर्चे में भी है। कमोबेश यही हालत नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं की भी है, और संभवतः यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यह यूपीए और थर्ड फ्रंट
दोनों 1989 की तरह पर्दे के पीछे किसी स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन जो भी हो, इतना तो तय है कि पूजा पाठ में किसी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा रुचि रखने वाले केसीआर को हिंदू विरोधी बताने का साहस पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास नहीं है। हैदराबाद जैसी तरक्की की रफ्तार किसी भी भाजपा शासित राज्य के किसी भी शहर की नहीं है। किसान सबसे ज़्यादा खुश केसीआर की नीतियों से है। सबसे पहले जाति जनगणना कराने वाले राज्यों में केसीआर का तेलंगाना है। आप सोच सकते हैं, भारत सरकार देश के 20 सबसे अच्छी ग्राम सभाएं चुनती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया वो भारत सरकार चुनती है, यानी मोदी सरकार चुनती है। 20 में 19 ग्राम सभाएं तेलंगाना की हैं। आपको कल्पना नहीं होगी, कभी आप घूम के आइए तेलंगाना का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे खेलने के लिए एक पूरा प्लेस ना बना हो। मतलब वहाँ पे कोर्ट बने हुए हैं, खेलने के छोटा सा एक ग्राउंड बना हुआ है। हर गांव में मंदिर है, हर गांव में शमशान है, हर गांव में नर्सरी है। तो ये सारे डेवलपमेंट में केसीआर को विकास विरोधी बताना, हिंदू विरोधी बताना, मंडल विरोधी बताना, ऐसा कोई भी कार्ड केसीआर के खिलाफ चलने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे में केसीआर संपूर्ण विपक्ष की धुरी बनते जा रहे हैं और उसमें अखिलेश यादव और केजरीवाल कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिख रहे हैं। तो यकीन मानिए साहेब का झोला उठता हुआ दिख रहा है। केसीआर अखिलेश यादव से भी बहुत सहज है, बहुत बेहतर रणनीति दोनों के बीच में तालमेल बन रहा है, एक दूसरे का साथ देने की योजनाएं बन रही हैं। भविष्य में क्या प्लान हो, इसमें अखिलेश यादव बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। केसीआर की कोशिशों को 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनके एजेंडे में 240 लोकसभा सीटों वाले वैसे राज्य प्रमुखता से हैं जहां गैर भारतीय जनता पार्टी, गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री काबिज हैं। साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे 133 लोकसभा सीटें वाले उन 3 राज्यों में भी केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती देने की ठान रखी है, जहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला गैर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से है। अब देखते हैं इस रैली के बाद क्या संदेश आएगा। मेरी निगाह रहेगी। मैं जाना चाहता था इस रैली में, लेकिन 10 दिन से पूरा ऑफिस डिस्टर्ब था, तो मैं आया हूँ 2 दिन। मैंने कहा यहाँ काम देख लूँ, फिर कहीं निकलूँगा। और जो कर्नाटक की रिपोर्ट थी वो भी आपको दिखानी थी, तो मैं इस रैली में शामिल नहीं हो सका। लेकिन मैंने अपना रिपोर्टर भेजा है जो कल वहाँ पे बताएगा इस रैली के संदेश क्या होंगे, क्या रणनीति होगी, मोदी जी के खिलाफ क्या अभियान बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या संदेश आएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है दमदारी से आपके पास सही संदेश लाएगा। कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है। हम कोई बहुत बड़े टीवी के वो चेहरे नहीं हैं जो गेम खेलते हो, जो इधर उधर करते हो। हम सीधे जनता से संवाद करते हैं, आपसे संवाद करते हैं। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, बिहार की देखना हो 4PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4PM गुजरात जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।